नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी और टीआरए वैकेंसी के अकाउंटेंसी से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, लेखा शास्त्र से जो प्रश्न आते हैं उनमें अब आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट के लाए हैं आपके लिए, जो परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल बनने वाले हैं और परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन हमने जो लिए हैं आज वो पुराने ओल्ड मॉडल पेपर से और पुराने पेपर सेट से लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन के अंतिम चरण कौन सा होता है? तो लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा करना। सेकंड ऑप्शन है वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण। थर्ड ऑप्शन है सूचनाओं का संप्रेषण और फोर्थ ऑप्शन है सूचनाओं के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या करना। तो यहाँ पर अंतिम चरण होता है लेखांकन की प्रक्रिया का, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, वो है सूचनाओं का संप्रेषण करना, यानी कि सूचनाएं भेजना। जब अकाउंट की पूरी सूचनाएं कंप्लीट हो जाती है, अकाउंट बन जाते हैं, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट बन जाते हैं, तो उनका प्रेषण करना, उनको भेजना क्या कहलाता है? उसका अंतिम चरण कहलाता है लेखांकन प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? तो परिलक्षित कौन सी सूचना होती है? जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना का कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? सुबोधता, प्रासंगिकता, तुल्यता और विश्वसनीयता। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्रासंगिकता। ठीक है, प्रासंगिकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है तुलनात्मकता, बी ऑप्शन है सुबोधता, सी ऑप्शन है उपरोक्तता और डी ऑप्शन है विश्वसनीयता। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है तुलनीयता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी बात करते हैं। व्यवसाय में पूंजी का अर्थ होता है, व्यवसाय में पूंजी का अर्थ क्या होता है, यानी कि कैपिटल कैसे निकलती है? कैपिटल निकलती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कि एसेट्स पर लायबिलिटीज पर एसेट्स का आधिक्य, यानी कि संपत्तियों का दायित्वों पर आधिक्य। यहाँ पर संपत्तियों पर यानी कि दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है संपत्तियों पर दायित्वों का आधिक्य। दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य समस्त संपत्तियों का कुल योग, समस्त दायित्व का कुल योग। अब यहाँ पर मैंने बताया कैपिटल इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो दायित्व है वो कम है और एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एसेट्स का जो संपत्तियों का क्या हुआ? आधिक्य हुआ, यानी कि संपत्तियों का आधिक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि दायित्व का जो संपत्तियों पर आधिक्य, दायित्व पर संपत्तियों का जो आधिक्य है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यापार से धन या माल निकालने पर जिस खाते में लिखा जाता है उसका नाम है। यानी कि अगर आपने व्यवसाय से कोई संपत्ति का आहरण किया है, कोई संपत्ति का निकाला है या विड्रॉ किया है या कोई माल निकाला है, ठीक है ना, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई संपत्ति या कोई माल या कोई धन निकाला है तो उसका नाम होता है। उसका नाम क्या होता है? उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं आहरण, यानी कि विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ कहते हैं, यानी कि आपने कुछ न कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आहरण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुस्तपालन में व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन से तात्पर्य है। ऑप्शन है वस्तुओं, धन और सेवाओं का बिना मूल्य आदान प्रदान। ऑप्शन 2 है वस्तुओं, धन या सेवाओं का मूल्यों पर आदान प्रदान। ऑप्शन 3 है वस्तुओं,
धन एवं सेवाओं पर नकदी आदान प्रदान। तो पुस्तपालन में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, वस्तुओं, धन एवं सेवाओं के मूल्यों का आदान प्रदान। यहाँ पर मूल्य, प्राइस, यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा कोई न कोई प्राइस होनी आवश्यक है। ठीक है, बिना मूल्य के आदान प्रदान किया हुआ ट्रांजैक्शन पुस्तपालन में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है पुस्तपालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। लेखांकन की जो सबसे अधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है इकहरा विधि, रॉकड़ विधि, ऑप्शन 3 है दोहरा लेखा विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखांकन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम पुस्तपालन में जब भी लेखांकन किया जाता है वो दोहरा लेखा, एक पक्ष डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, यानी कि पुस्तपालन में लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है दोहरा लेखा विधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एडवर्ड जॉन, ऑप्शन बी है एडवर्ड स्मिथ, एडम स्मिथ, और सी ऑप्शन है लुकास पिसिलियो, ऑप्शन 4 है ह्यूज ऑल्ड केशल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुकास पिसिलियो। क्या नाम आएगा? लुकास पिसिलियो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आएगा, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? लुकास पिसिलियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नांकित में से दीर्घकालीन दायित्व है। निम्नांकित में से दीर्घकालीन दायित्व है अदत्त व्यय, ऑप्शन 2 है बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन 3 है ऋण पत्र, ऑप्शन 4 है लेनदार। निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन दायित्व यानी कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी हैं? यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आता है? ऋण पत्र, डिबेंचर, ऋण पत्र जो दीर्घकालीन लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से व्यापार का चालू संपत्ति है। व्यापार में से चालू संपत्ति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखना, बिल्डिंग है जो कि लॉन्ग टर्म है, प्लांट भी लॉन्ग टर्म है, ख्याति गुडविल भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन स्टॉक हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, स्टॉक आता जाता रहता है, तो ये क्या है? चालू संपत्ति है। ठीक है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स किसे माना जाता है? स्टॉक्स को। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए चालू संपत्ति में किसे माना जाता है? कैश। ठीक है, लिक्विड फॉर्म क्या है? कैश है। ठीक है, डिबेंचर है। ठीक है, डिबेंचर के डेटर्स है, डेटर्स है। डिबेंचर तो आपने देख लिया दीर्घकालीन दायित्व है। नेक्स्ट हम बात करें पुस्तपालन जहां समाप्त होता है वहीं से प्रारंभ होता है। अब ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तपालन जहां से समाप्त होता है, जहां पर समाप्त होता है वहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन या अंकेक्षण। ठीक है, तो क्या स्टार्ट हो जाता है? अगर पुस्तपालन जहां पर खत्म होती हैं तो कौन सा पक्ष है जो यहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। पुस्तपालन जहाँ समाप्त होता है, लेखांकन, वित्तीय लेखांकन वहीं से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन वहीं से प्रारंभ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखांकन चक्र में क्रमानुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। लेखांकन चक्र में क्रमानुसार 3 अवस्थाएं होती हैं, और ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्रम बताना है। ठीक है, किस क्रम में आपका जो लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रारंभिक लेखांकन पुस्तकें दर्ज की जाती हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसका सारांश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो ही राइट आंसर है। प्रारंभिक लेखांकन किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक लेखांकन करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और उसको समराइजेशन यानी कि सारांश निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार के स्वामित्व को धनराशि लाता है।
उसे क्या कहते हैं। अगर व्यापार स्टार्ट किया है आपने, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट करने पर जो स्वामी हैं यानी कि जो ओनर हैं वो पैसा लाता है, उसे क्या कहते हैं, कि संपत्ति कहते हैं, आहरण कहते हैं, दायित्व कहते हैं, या पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। ठीक है, व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का जो स्वामी है वो धन लाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल यानी कि पूंजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से व्यापार की संपत्ति स्थायी संपत्ति, व्यापार की स्थायी संपत्ति है, यहाँ पर फिक्स एसेट्स में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और प्रारंभिक व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स हैं वो क्या है, वो है मशीनरी। ठीक है, बाकी करंट एसेट्स है, तीनों के तीनों क्या है, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, मशीनरी आप एक ही बार परचेज करोगे, और उसके बाद ऐसी एसेट्स हैं जिसे बार बार परचेज नहीं किया जाता है, बार बार व्यापार में आती जाती नहीं है। ठीक है, ऐसी जो लॉन्ग टर्म तक यूज की जा सके वो एसेट्स क्या कहलाती है, फिक्स एसेट्स कहलाती है। यानी कि मशीनरी यहाँ पर आप एक बार परचेज करोगे, उसके बाद आप उसका यूज करते रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ऐसी मशीनरी क्या कहलाएगी, फिक्स एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, फिक्स एसेट्स कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है मतलब चल नहीं है तो क्या होगी, स्थायी होगी। तो स्थायी संपत्ति कौन सी है, स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स हैं, और डेटर्स भी करंट एसेट्स हैं, केस भी क्या है, करंट एसेट्स हैं। लेकिन दीर्घकालीन अगर इन्वेस्टमेंट किया है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो वो क्या है, करंट एसेट्स यानी कि चल संपत्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्तक पालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। अभी जैसे कि क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया है, फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखांकन विधि। ठीक है, दोहरा लेखांकन विधि, जिसके जनक माने जाते हैं लुकास पिसिलियो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की किस अवस्था में व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी मिलती है, व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 1 है प्रारंभिक लेखांकन, वर्गीकरण, सारांशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सारांश से। ठीक है, समराइजेशन करेंगे अकाउंटिंग का तो आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंसिंग पोजीशन पता चल जाएगी कि आपके व्यापार को ग्रोथ हो रही है या फिर आपका जो प्रॉफिट लॉस में जा रहा है बिजनेस। ठीक है, इसका पता आपको सारांश से पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पालन जहाँ समाप्त होता है वहीं से आरंभ होता है। जैसा कि क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है वो कहलाएगा वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन कहलाता है। पुस्तक पालन जहाँ से समाप्त होता है वहीं से प्रारंभ माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक हैं लुकास पिसिलियो, लुकास पिसिलियो। तो आज का सेशन कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।